मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का YouTube चैनल डिजिटल पुस्तक में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के गणित विषय का 3.4 प्रश्नावली सारा गुणनखंड और सारा गुणज पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ये दो शब्द सारा गुणनखंड और सारा गुणज, जिसे इंग्लिश में कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीप्लाइज कहते हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये चीज क्या है। और एक शब्द और जानेंगे, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 4 और 18। इन संख्याओं के उदाहरण से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं, सारा गुणनखंड को, सारा गुणज को। तो चलिए संख्या 4 के गुणनखंड लिखते हैं। संख्या 4 के गुणनखंड आपको मैंने पिछले वीडियो में बताए थे। जिन संख्याओं का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाए वो उस संख्या के गुणनखंड ही होते हैं। तो एक तो मैंने बताया था, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, और एक वो स्वयं संख्या है, वो उसका एक गुणनखंड होता है। इसके अलावा कोई और अन्य संख्या का भाग जाए तो वो भी इसका गुणनखंड होगा। तो 4 का गुणनखंड हुआ 1, 1 के बाद में 2 का भाग जाता है पूरा पूरा, इसलिए 2, 3 का जाता नहीं है, और फिर 4 का जाता है। तो 4 के गुणनखंड हुए 1, 2, 4। इसी हिसाब से 18 के गुणनखंड, 18 के गुणनखंड हम प्राप्त करते हैं 1, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, फिर 6 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा, और फिर 18 का। तो ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। इन संख्याओं का इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये इसके क्या है, गुणनखंड। तो सर्व गुणनखंड क्या है? ये संख्याओं के ये तो गुणनखंड हुए हमें प्राप्त, 4 के 1, 2, 4 और 18 के 1, 2, 3, 6, 9, 18। तो सर्व गुणनखंड क्या है? यहां से समझिए कि 4 और 18 के जो दी गई संख्या है उनके जो गुणनखंड है वो एक जैसे कौन से हैं? कॉमन। क्या? कॉमन। देखिए, इसमें 1 और 2 ऐसी संख्या हैं जो दोनों के गुणनखंडों में है। 4 के गुणनखंड में भी 1, 2 है, और 18 के गुणनखंड में भी 1, 2 है। तो यहां सारे गुणनखंड लिखेंगे 1 और 2। अब आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सारा गुणनखंड क्या है। कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में गुणनखंडों में जो संख्याएं मौजूद हों वो इसके सारा गुणनखंड हुए। अब देखिए, एक संख्या और लेते हैं हम। एक संख्या के और उदाहरण से हम इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां संख्या हम लेते हैं 4, 12 और 16। 4, 12 और 16। तो इनके गुणनखंड हम प्राप्त करते हैं। 4 के तो हमने पिछली उदाहरण में प्राप्त किए थे, 1, 2 और क्या थे, 4। अब 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5 का भाग नहीं जाएगा, 6 और 12। इसी तरह से आप 16 के गुणनखंड प्राप्त करें, 1, 2, 4, 8 और 16। ये गुणनखंड हमें इन संख्याओं के प्राप्त हुए। तो इनमें से देखिए कौन से गुणनखंड हैं जो सभी में हैं, सारे गुणनखंड कहलाएंगे कॉमन। तो एक तो हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 4, यानी सारे गुणनखंड है वो 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अब आपके सारे गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक संख्या का उदाहरण और लेते हैं, 4 और 15। संख्या लेते हैं 4 और 15। 4 के गुणनखंड हुए 1, 2, 4 और 15 के हुए 1, 3, 5 और 15। अब देखिए, इनमें सारे गुणनखंड कौन कौन से हैं? इनमें सारे गुणनखंड आप प्राप्त करेंगे बहुत जल्दी से। सारे गुणनखंड, और वो है 1, और बाकी कोई भी गुणनखंड नहीं है दोनों में मौजूद। अब यहां मैंने ये तीसरा उदाहरण किस लिए लिया है? ये एक
शब्द है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। इस शब्द को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है। वे दो संख्याएं जिनका केवल एक ही सार्वत्रिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां 4 और 15 सह अभाज्य संख्या हैं। सह अभाज्य संख्या हैं। जैसे 15 को हम अभाज्य संख्या तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 5 का स्वयं और 1 के अलावा 3 और 5 का भाग जाता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या तो नहीं है। लेकिन युग्म में अगर हमें ये पूछा जाए कि कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं जिनका एक ही सार्वत्रिक गुणनखंड हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए अगला टॉपिक अपना सार्वत्रिक गुणज है। सार्वत्रिक गुणज को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, या उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से उत्तरोत्तर हम गुणा करते जाते हैं, तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उसका गुणज होता है। एक संख्या यहां हमने ली 4, तो 4 के मैं गुणज लिखूंगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, 2 से गुणा करेंगे तो 8, 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 से गुणा करेंगे तो 16 और 5 से गुणा करेंगे तो 20, इस तरह से 24, इस तरह से ये चलती जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार आप एक अन्य संख्या ले सकते हैं, 6, संख्या 6 ले लें आप, और संख्या 6 के भी आप गुणज प्राप्त करें। देखिए 6 का आपको पहाड़ा पढ़ना है। 6 एका 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजा 20, 6 छिका 36, इस तरह से चलता जाएगा। ये इसके गुणज है। 4 के ये क्या है? गुणज, गुणनखंड नहीं, गुणज। और ये 6 के गुणज है। तो अब हमें यहां क्या प्राप्त करना है? सार्वत्रिक गुणज। क्या प्राप्त करना है? सार्वत्रिक गुणज। सार्वत्रिक गुणज का मतलब कॉमन। तो कॉमन गुणज इसमें से कौन से हैं? ये जो संख्या दी गई है, इनमें जो संख्या आपस में दोनों में मिले वो कॉमन होगी। 4 6 नहीं मिल रही है, यहाँ 12 मिल रही है। देखिए क्या मिल रही है? 12। 12 4 का भी गुणज है, 6 का भी गुणज है। उसके बाद में हम चलते हैं तो आगे 24 हमें प्राप्त हो रही है ना। इसी प्रकार हम चलते जाएंगे तो आगे और संख्याएं आएंगी जो इन दोनों में गुणजों में मौजूद होंगी। उन संख्याओं को हम सार्वत्रिक गुणज कहेंगे। आपके ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और सह अभाज्य संख्या की परिभाषा भी आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इस प्रश्नावली में 3.4 के 6-7 सवाल दे रखे हैं, उनमें से एक एक सवाल को हम हल करेंगे। बाकी जो शेष सवाल हैं वो आप हल करेंगे। चलिए इस प्रश्नावली के सवालों को हम हल करते हैं। प्रश्नावली 3.4 का पहला सवाल, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसी तरह से ही दूसरा सवाल है। दोनों में ही एक एक दो सवाल और दे रखे हैं। यहां हम एक सवाल करेंगे और बाकी सवाल हैं वो आप खुद करेंगे। देखिए पहला सवाल है 20 और 28 के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल इस तरह से करेंगे, 20 के गुणनखंड और 28 के गुणनखंड, दोनों के गुणनखंड प्राप्त करेंगे और फिर उनमें से जो समान होंगे उनको सारे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 20 के गुणनखंड यहां देखिए 1, फिर 2, 3 नहीं आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6 नहीं आएगा, 7 नहीं, फिर सीधा 10 और फिर 20। ये वो संख्याएं हैं जिनका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। इसी हिसाब से आप 28 के 1, 2, 3 का नहीं, 4 और फिर 7 और 14 और 28, इस तरह से ये संख्या हमें प्राप्त हुई जो इन दोनों के गुणनखंड है। इन दोनों में जो कॉमन है वो नीचे लिख लेते हैं। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो ये हम यहां लिख लेते हैं 1, 2 और 4। ये अपना क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो पहले सवाल के अन्य जो है भाग वो आप करें। और दूसरे सवाल में क्या संख्या 3 दी हुई है, कोई अंतर नहीं है, उन तीनों संख्याओं के लिख करके तीनों में आपको कॉमन देखना है। चलिए अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं।
प्रश्न नंबर 3, निम्न के प्रथम 3 सार्वक गुणज ज्ञात कीजिए। पहले तो गुणनखंड वाले थे, अब है गुणज वाले। और चौथा सवाल भी ऐसा ही है, दोनों सवालों को आप पढ़ोगे तो ऐसा ही है। इसमें 6 और 8 है, उसमें 3 और 4 है। इसमें क्या है कि प्रथम 3 ही सार्वक गुणज पूछे हैं और उस सवाल में 100 तक की संख्याओं के सार्वक गुणज पूछे गए, 100 से छोटी छोटी सारी संख्याएं। तो देखिए पहले हम इसको हल करते हैं। तरीका अपना वही रहेगा, यहाँ लिखेंगे 6 के गुणज और यहाँ लिखेंगे 8 के गुणज। यहाँ 6 और 8 के आप गुणज लिखिए। 6 का पहाड़ा पढ़ना है हमें। 6, 12, 18, 24, 30, 36। इसी तरह से आप 8 का पहाड़ा पढ़े। 8, 16, 24, 32, 40, 48। ठीक है, इस तरह से आप इनको आगे तक बढ़ाएं। अब देखिए यहां आपको प्रथम 3 सार्वक गुणज लिखने हैं, तो यहां आप सार्वक गुणज लिखिए। और सार्वक गुणज बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको प्रथम 3 ही लिखने हैं। यहाँ मिलने वाले आपस में देखिए, एक सबसे पहले इसका जो सार्वक गुणज है वो 24 है। अब 24 के बाद में अगला जो आएगा वो आएगा 48 आएगा। देखिए यहाँ 48 संख्या आई है, तो इसका अगला जो सार्वक गुणज है वो क्या आया? 48। अब इससे अगला क्या आएगा? अब जो देखिए पहला जो सार्वक गुणज आता है उसका आगे का जो गुणज होता है वही उसके दूसरे और तीसरे गुणज आएंगे, सार्वक गुणज। तो 24 को 2 से गुणा करते हैं तो 48 और 3 से गुणा करते हैं तो 72। इस तरह से ये 3 हमें 6 और 8 के प्रथम सार्वक गुणज हमें प्राप्त हुए। इसी प्रकार से आप इसके जो 4 नंबर सवाल है वो हल कर लें और 5 और 6 नंबर सवाल अब हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। इस सवाल में 6 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से हम 2 सवाल हल करेंगे, बाकी 4 सवाल आप हल करेंगे। पहला सवाल हम हल करते हैं, तो यहां लिखेंगे 18 के गुणनखंड। आपको मैंने बताया था कि जो 2 संख्याएं दे रखी हैं उनके हम गुणनखंड हल करें, ज्ञात करेंगे। और अगर एक ही सार्वक गुणनखंड हुआ तो सह अभाज्य हैं। अगर 2 सार्वक गुणनखंड हो गए तो फिर वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं रहेंगी। तो 18 के गुणनखंड हम लिखते हैं 1, 2, 3, 6 और 9 और 18। ठीक है, इसी हिसाब से 35 के गुणनखंड लिखिए आप। 35 के 1, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, फिर 5, 7 और 35। हमने यहाँ 18 के और 35 के गुणनखंड प्राप्त किए और इनके हम सार्वक गुणनखंड लिखते हैं। नीचे सार्वक गुणनखंड लिखते हैं तो हमें केवल एक ही प्राप्त होता है और बाकी कोई इसके सार्वक गुणनखंड नहीं है। और जिन संख्याओं के सार्वक गुणनखंड एक ही प्राप्त हो ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसलिए जो ये ए में युग्म दिया गया है वो आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगला जो सवाल है उसमें आप देखिए 30 और 415। यहां हम 30 के गुणनखंड प्राप्त करते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इस तरह से 30 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए और 415 के हमें गुणनखंड प्राप्त करने हैं 1, 5, 83, 415। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि ये इसके गुणनखंड हमें ऐसे कैसे प्राप्त हुए। तो आप इसके गुणनखंड कोई भी संख्या है, छोटी संख्याओं के तो आप आसानी से हल कर लेते हैं, बड़ी संख्याओं के गुणनखंड कैसे आप हल करेंगे आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। इस तरह का निशान बना करके आप संख्या को रख दें। इसमें पहले 2 का भाग देने की कोशिश करें। आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा है, यहाँ लास्ट में विषम संख्या इसलिए 2 का नहीं जाएगा। 3 का देख रहे, 3 का नहीं जा रहा है तो फिर हम देखते हैं 5 का जाएगा। और 5
का इसमें भाग देने के बाद में जो भागफल हमें प्राप्त होगा वो हम यहाँ लिखते हैं 8 5 40 3 5 15 83, और 83 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब इसमें 83 का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं भाग जाएगा। तो इसके लिए इसके 5 और 83 हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 1 और 415 इसके हैं ही। तो इस प्रकार बड़ी संख्याओं के आप गुणनखंड भी हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 1 और 5 सारे गुणनखंड आ गए, 1 और 5 और 1 से ज्यादा आ गए। जब 1 से ज्यादा सारे गुणनखंड आ जाए तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है और ये सह अभाज्य संख्या थी। प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, तो किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो देखिए 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब वो 5 और 12 का दोनों का सर्वगुणज है। इसका मतलब क्या है, 5 और 12 दोनों का सर्वगुणज है। तो इस सवाल को हम हल करेंगे तो दोनों के गुणज लिखेंगे। तो 5 के गुणज लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरह से लिखते जाएंगे। और 12 के लिखेंगे 12, 24 और 36, 48, 60। तो देखिए यहाँ इनमें कोई भी मेल नहीं खा रहा है, लेकिन ये संख्या है वो मेल खाएगी। क्यों? क्योंकि 60 में 5 का पूरा भाग जाता है, तो आगे 5 का भी ये गुण जाएगा, 5 का ये गुण जाएगा। और 5 का विभाज्यता का नियम आपने सुना भी होगा, 0 और 5 अगर किसी संख्या की इकाई का अंक है तो उस संख्या में उसका पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ उत्तर हमें मिलेगा 60। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो सदैव इसी संख्या से 60 से विभाजित होगी, या इसका उत्तर भी ये होगा। तो यहाँ 5 और 12 दोनों के आपको जब गुणज प्राप्त करने हो तो इस प्रकार से आप हल करना असहज महसूस करें तो इनका लय से ज्ञात कर लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने का जो तरीका है वो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा। चलिए अब तक तो आप इसी तरीके से इन सवालों को हल करें। और 7वां सवाल ये दिया गया है कि एक संख्या 12 से विभाज्य है। एक संख्या क्या है, 12 से विभाज्य है। तो अन्य कौन सी संख्या हैं जिससे ये विभाजित होगी। तो 12 से जो संख्या विभाजित है तो 12 के गुणनखंड होंगे जिनसे वो संख्या हमेशा ही विभाजित होगी। तो 12 के गुणनखंड आप लिखोगे तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे, 7 नंबर सवाल है ये, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 3, 4, 6 और 12। तो 12 से जो विभाज्य है वो इन संख्याओं से भी पूरी विभाजित होगी। इसी सवाल के साथ ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई और आप सभी मेहनत और लगन से इन सवालों को हल करें। निश्चित रूप से आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे।